Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी बुक कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब मैं बात कर ले रही हूँ जो फिलहाल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये है एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का जियोग्राफी और क्लास 6 का साइंस और सोशल साइंस हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप सीटेट पेपर 1 की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी मैं क्लास 3 से 5 तक वीडियो डाल चुकी हूँ, मैथ और ईवीएस का। अभी तक मेरे वीडियोस वो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, टोटल वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले इतना ही बोलूंगी, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर किया कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा लेसन है ये है लेसन 6 और इस लेसन का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। इससे पहले के जो 1 to 5 चैप्टर है वो भी टोटल आपको अपलोड कर दिया गया है। आप जाके प्लेलिस्ट पे टोटल वीडियोस आपको वहां पे मिलेंगे, देखिएगा। और चैप्टर 5 का जो वीडियो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इन वीडियोस के अगर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए, वहां पे टोटल वीडियोस के पीडीएफ आपको मिलते जाएंगे, वहां से भी आप लोग अपना नोट्स तैयार कीजिएगा। तो कुछ वर्क मैं करूंगी, कुछ वर्क आपको भी करने पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जहां मैं इंपॉर्टेंट बोलूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। तो मनाली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति को बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्ष पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रेडोडेड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। सीटेट के लिए जो भी एग्जाम सीटेट की एग्जाम जो भी देने वाले स्टूडेंट्स हैं सबको नोट डाउन करते जाएगा, एक एक पॉइंट को। सीटेट में इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वनस्पति में वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इस घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 जो वर्गीकृत किया गया है, तीनों को क्रम में आप देख सकते हो। 1 सेकंड है जो वो है घास स्थल और थर्ड जो है वो है कांटेदार झाड़ियां। तो प्राकृतिक वनस्पति है उसको जान लेते हैं। पहला जो है 1, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। सेकंड यहाँ पे आ गया है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, वो है घास स्थल। कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, खास तौर पे मैं बोल रही हूँ। जो भी स्टूडेंट है एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते जाइएगा। सलीमा हिमाचल की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उप ध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियां एवं आंध्र प्रदेश में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ
वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां दी। तो कौन से वन कहाँ पे हैं, सबको नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए। सलीमा समझ गए कि हिमाचल के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है, यानी जलवायु जैसे जैसे बदलती है वहां के वनस्पति भी चेंज होते जाते हैं। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्रकृति वनस्पतियों, उसके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। कांटेदार झाड़ियां यहाँ पे फिगर में दिखाई गई है, आप देख सकते हो। अब हम लोग आते हैं वन के बारे में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इससे क्वेश्चन डिट्टो आते ही आते हैं, इसलिए इसे समझते चलिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां पे अभी आप लोग डाउनलोड करके और बढ़िया से नोट्स तैयार कर सकते हैं, या फिर फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। दो नाम से जानिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार या फिर वर्षा वन। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। ओके, चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ की पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं, इसलिए इसे सदाबहार वन कहते हैं। नाम से ही आप लोग को याद हो गया होगा। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार के वन में मेन जो यहाँ पे जो नाम दिया गया है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देख के पूछ सकता है कि ये किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़ों की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? ओके, यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं। फिर एक आ गया है, इसको भी हम लोग नोट डाउन कर ले रहे हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को मार और खा सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? तो वो है एनाकोंडा। इससे क्वेश्चंस काफी बार आ चुके हैं सीटेट में, इसलिए नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ओके, हम लोग सदाबहार वन के बारे में जाने, अब आते हैं पर्णपाती वन के बारे में। नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप लोग सभी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए सूक्ष्म मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। ओके, इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। ओके, तो ये नाम जो दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और साथ में इसके सामने एरो बना के ये जरूर नोट डाउन कीजिएगा कि ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि होते हैं। ओके, अब आओ कुछ करके सीखे, इंपॉर्टेंट नहीं है। बाघ, यहाँ पे गोल्डन लंगूर की यहाँ पे फिगर दिखाई गई है, सब देख लीजिएगा आप लोग, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की फिगर यहाँ पे दिखाई गई है, इसको भी देख लीजिए। अब आते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। हम लोग क्या जाने, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और पर्णपाती वन। अब हम लोग लेके चलेंगे कहाँ पे, तो शीतोष्ण सदाबहार वन। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों में पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्व ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम
दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ओके, यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हो। अब आते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। याद रखिएगा 4 प्रकार के वन यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम लोग चौथे पे यहाँ पे आए हुए हैं। उष्ण अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिम यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं और इनमें किस प्रकार के पेड़ होते हैं और किस प्रकार के जानवर होते हैं, सबको नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये अपने पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बांज, एश, बीज आदि हैं और हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट एवं मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें पक्षी को भी जोड़ दिया है, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, फिगर साइड में आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारे के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ओके, भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश जिसे सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। लोगों ने अपने इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। ओके, यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं अंगूर के बाग यहाँ पे दिखाए गए हैं। क्या आप जानते हैं भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा। और पेपर 2 की जो तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पेपर 2 की जो एसएसटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे शंकुधारी वन के बारे में। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अक्षांशों के बारे में नहीं जानते होंगे, गोलार्ध क्या होता है इसके बारे में भी नहीं जानते हैं। तो आप क्लास 6 की जियोग्राफी की बुक जरूर देखें, मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वहां पे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, मिलेगा, वहां पे इस वीडियो को देखिएगा, आपको टोटल समझ में आएगा। अक्षांश, देशांतर, टोटल यहाँ पे गोलार्ध सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया गया है। अब आगे बढ़ लेती हूँ मैं यहाँ पे। इन्हें टैगा भी कहते हैं। शंकुधारी वन जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वनों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ को उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम में आते हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। अब सीटेट के स्टूडेंट जो हैं उनको मैं एक बार समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो भी स्टूडेंट हैं एग्जाम देने वाले हैं या फिर अगली बार देंगे, तो वो स्टूडेंट अच्छी तरह से इस बात को समझ लीजिएगा कि सीटेट कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता है। आपको शंकुधारी वन के बारे में पूछेगा, बट उनकी जितनी खूबियां हैं उसको पहले दे देगा। ठीक है, जितनी खूबियां हैं उसको पहले दे देगा, तब लास्ट में पूछेगा कि ये कौन से वन हैं या ये किस प्रकार के वृक्ष हैं, कुछ भी, यानी उसकी खूबी देखे तब उस पे क्वेश्चन पूछता है। इसलिए अगर आप सोचोगे कि शंकुधारी वन में क्या पाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। वो किस टाइप का वन है, वो किस प्रकार के वन है,
जिसमें लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों को काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य अखबारी कागज बनाने के काम में आती है, वगैरह वगैरह। जितने हैं ये सब दे देगा, तब क्वेश्चन आपको वहां पे टिक करने पड़ेंगे। जितने सारे वन हैं उसको दे देगा, उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा शंकुधारी वन, उसको आपको टिक करके आना है और 1 नंबर अपने जेब में रख लेना है। क्या आप जानते हैं, अब हम लोग इसको कवर करते हैं। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध यानी अनछुआ। अब यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं शंकुधारी वन, उसमें वृक्ष किस प्रकार के होते हैं, आच्छादित शंकुधारी वन यहाँ पे भी दिखाया गया है। अब हम लोग जान लेते हैं घास स्थल के बारे में। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट अभी आप लोग लेते जाइएगा। अब ये आते हैं यहाँ से, तो आप लोग अच्छी तरह से, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो इनसे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसलिए आप इसे स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा अगर आपको एग्जाम क्रैक करने का जुनून है तो। शीतोष्ण घास स्थल, ये मध्य अक्षांश क्षेत्रों एवं महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियां शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों में पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेशों को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? आपको पता ही होगा ऑलरेडी। रेगिस्तान के कुछ जानवरों का नाम बताएं जिन्हें आप पहले से जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जानवर सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू एवं बर्फीली लोमड़ी है। ओके, आगे बढ़ लेती हूं मैं। सलीमा के पिता ने उससे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वन को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार के पेड़ों को काटते रहें तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे? क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। अब मैं आती हूँ अभ्यास के बारे में, लेकिन पहले हम लोग कवर कर ले रहे हैं इसको। जिराफ को तो आप लोग ऑलरेडी देख रहे होंगे, बट तो यहाँ पे जो दिया गया है, क्या आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप टोटल को नोट डाउन कीजिएगा, इसलिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बनते हैं। जैसे सवाना क्वेश्चंस आ सकते हैं। सवाना किस प्रकार के घास स्थल है? तो उष्णकटिबंधीय, या फिर कहाँ पे है? तो पूर्वी अफ्रीका में। पैम्पास या फिर प्रेयरी किस प्रकार के है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। तो पैम्पास कहाँ मिलता है हमारा? तो अर्जेंटीना में, और प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में। स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग अभ्यास पे। इसको आपको करना ही करना है, ये आप लोग के लिए टास्क है। मैं हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ, इसे जरूर कीजिएगा। एक नजर में आपसे हो जाएगा, रिकॉल समझ के कीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। तो
लेते जाइएगा स्क्रीनशॉट, और ये चैप्टर हो गया यहीं पे एंड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर किया कीजिएगा। चैनल पे हमारे अभी आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं मिलूंगी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।